बेसिकली हम जो दो कीवर्ड है सी के उस पर कंसंट्रेशन करेंगे। तो कीवर्ड कौन कौन से है? तो पहला तो है आपका कॉन्स्ट, ठीक है। ये क्या है आपका कीवर्ड है, इसके लिए यूज होता है इसको। कॉन्स्ट हम किसके साथ यूज करेंगे? यूजेस विथ वेरिएबल, ठीक है। कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज हम किसके साथ करेंगे? वेरिएबल के साथ करेंगे। क्यों करेंगे? टू मेक एनी वेरिएबल एज कांस्टेंट। कॉन्स्ट कीवर्ड हम कोई भी वेरिएबल के साथ यूज करेंगे तो जिस वेरिएबल के साथ हमने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज किया होगा वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट यानी कि फिक्स वैल्यू हो जाएगी उसकी, जो भी हमने असाइन की हुई है वो वाली। इन शॉर्ट, you cannot change value of constant variable after इनिशियलाइजेशन, ठीक है। एक बार कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी आपने तो उसके बाद थ्रू आउट द प्रोग्राम आप उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास पाई वेरिएबल है, ठीक है। तो मैथमेटिकल क्या है? कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या है? 3.14। तो ये क्या है? कभी भी चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। तो कांस्टेंट आप कब यूज करोगे? जब कभी भी कोई भी वेरिएबल की वैल्यू है आपको चेंज नहीं करनी है, उस टाइम पे क्या करोगे आप? कांस्टेंट कीवर्ड का यूज करोगे वेरिएबल के साथ। तो अभी हम देखते हैं उसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं कि कैसे हमें उसे यूज करना है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम कहाँ से? इंक्लूड से करेंगे। इंक्लूड क्या करेंगे? stdio.h, जो कि हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल है, जिसके अंदर हमारे इनपुट और आउटपुट के रिलेटेड जो भी फंक्शन हम सी प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं वो सारे लिखे गए हुए हैं, ठीक है। और बाद में हम लिखते हैं void main। अभी मेन फंक्शन के अंदर कितने पार्ट है? दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? डिक्लेरेशन पार्ट। यस, फर्स्ट पार्ट कौन सा है आपका? डिक्लेरेशन पार्ट और डिक्लेरेशन सेक्शन, जो भी बोलो आप, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल। तो हमें क्या करना है यहाँ पर? हमारा जो भी वेरिएबल है उसको क्या करना है? एज ए कांस्टेंट डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल मुझे पाई की वैल्यू लेनी है, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 है, ठीक है। तो इस टाइप का वेरिएबल मुझे यानी कि रियल नंबर को स्टोर करवाने के लिए जो मैं वेरिएबल लिखता हूँ तो उसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? फ्लोट। फ्लोट होना चाहिए, ठीक है। तो उसका डेटा टाइप क्या होगा? फ्लोट होगा। फ्लोट। हम उसको एज अ फ्लोट डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो अभी एग्जीक्यूटेबल पार्ट में हम क्या कर रहे हैं? पहले तो हम क्या करवाएंगे? सिंपल अभी क्या करते हैं कि पाई की वैल्यू प्रिंट करनी है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा प्रिंट एफ के अंदर? सिंपल पाई वेरिएबल की मुझे वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो कैसे होगी? 5 सॉरी, परसेंटेज F5। यस, परसेंटेज एफ, फिर कोमा करके पाई की, यानी कि जो हमारा वेरिएबल है उसका नाम रहेगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो वेरिएबल की वैल्यू है वो प्रिंट होती है कि नहीं होती है। तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। हमने फॉर्मेटिंग नहीं किया हुआ है, अगर हम .2 कर देंगे यहाँ तो
तो डेसिमल प्लेस है, उसके बाद 2 वैल्यू यानी कि 2 डिजिट ही आउटपुट में दिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी एग्जीक्यूटेबल पार्ट में मैं ऐसा करता हूँ कि पाई को मैं दूसरी वैल्यू असाइन कर देता हूँ, कोई फॉर एग्जांपल 5। ठीक है, मैं पाई इक्वल टू क्या लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ। तो ये स्टेटमेंट कौन सा हो गया, असाइनमेंट का हो गया। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इक्वल टू हमारा है, वो क्या काम करता है, जो राइट साइड की जो भी वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल है उसको क्या कर देता है, असाइन कर देता है। तो बेसिकली हमने क्या किया, डिक्लेरेशन पार्ट में हमने क्या किया, पाई की वैल्यू को क्या किया है, पहले तो पाई वेरिएबल डिक्लेयर किया, बाद में वेरिएबल की वैल्यू हमने क्या बताई कि 3.14 है। ठीक है, फिर एग्जीक्यूटेबल पार्ट में क्या किया हमने, पाई के अंदर फिर से नई वैल्यू स्टोर करवाई, कौन सी, 5। तो अभी आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, कोई बता सकता है, 5 सर 2 बार प्रिंट होगा। 2 बार कहाँ से प्रिंट होगा मैडम, हमने तो प्रिंट स्टेटमेंट एक ही बार लिखा है ना। 5 नहीं होगा सर। हाँ 5 हुआ ना, ये देखो देखो 5 हुआ। ठीक है, प्रिंट, क्योंकि पहले जो हमारा पाई वेरिएबल था उसकी वैल्यू क्या थी, 3.14, बाद में हमने क्या कर दी, उसकी वैल्यू 5 कर दिया। अब इस स्टेटमेंट में हमने क्या बोला कि पाई जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू अब से कौन सी है, 5 है। तो ये लाइन नंबर 17 है, उससे आगे का यानी कि उससे पहले की जो भी लाइन थी वहां तक पाई की वैल्यू क्या थी, 3.14। लेकिन लाइन नंबर 17 के बाद अभी पाई की वैल्यू कौन सी कंसिडर होगी, 5 कंसिडर होगी। समझ में आ रहा है सबको। यस सर। यस। ठीक है, तो ये हो गया। तो नॉर्मल वेरिएबल जब आपका होता है, ये हमारा कौन सा है, नॉर्मल वेरिएबल है। ठीक है, कौन सा वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल है, सिंपल वेरिएबल है हमारा। तो जब आप सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो सिंपल वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, थ्रू आउट प्रोग्राम कभी भी चेंज हो सकती है अगर आप चाहो तो। यहाँ पर हमने सी प्रोग्राम के अंदर, तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम कभी भी आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, यानी कि कोई भी वेरिएबल में नई वैल्यू आप असाइन कर सकते हो। ये जिसका भी माइक ऑन है वो ऑफ कर दो, डिस्टरबेंस हो रहा है अभी। सजीना हेलो। आपका माइक ऑन है तो ऑफ करो। दे दीजिए उसका। हो गया, चलो। ठीक है, तो अभी हम ये पाई की वैल्यू चेंज नहीं करना है, ऐसा करना है तो हम किसका यूज करेंगे, जो हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड है उसका यूज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, जो हमारा फ्लोट है उसके आगे हम क्या लिख देंगे, कॉन्स्ट कीवर्ड लिख देंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो पाई वेरिएबल है उसकी वैल्यू इस स्टेटमेंट के बाद चेंज नहीं हो सकती थ्रू आउट द प्रोग्राम। ठीक है, फिर भी हम अगर चेंज करने की ट्राई करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर हमने लाइन नंबर 17 में क्या किया, पाई को, जो हमारा पाई वेरिएबल है उसको हमने नई वैल्यू असाइन करने की ट्राई की, यानी कि उसकी वैल्यू को चेंज करने की ट्राई की हुई है लाइन नंबर 17 में, एक बार हमने उसको कांस्टेंट डिक्लेयर करने के बाद भी। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन होता है कि नहीं होता है। तो प्रोग्राम में क्या दिखाएगा आपको, एरर दिखाएगा। ठीक है, कौन से नंबर पर, 17 नंबर पर। ठीक है, क्या है लिखा हुआ है एरर, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल। जब भी आप कोई भी वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट डिक्लेयर करते हो, ये हमने क्या किया, कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है,
तो पाई वेरिएबल को हमने क्या किया, कांस्टेंट डिक्लेयर किया। जब कभी भी आप कोई भी वेरिएबल हो उसको कांस्टेंट डिक्लेयर करते हो तो क्या होता है, वो वेरिएबल सिर्फ क्या हो जाता है, रीड ओनली हो जाता है। रीड ओनली मतलब आप उस वेरिएबल की वैल्यू को रीड कर सकते हो लेकिन उसको राइट नहीं कर सकते हो, यानी कि वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। चेंज कभी होगी, जब दूसरी राइट करोगे तभी पुरानी वाली क्या हो जाएगी, ओवर राइट होके नई वाली वहां पे जाएगी, ठीक है। लेकिन आप कोई भी वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट डिक्लेयर करते हो तो वो वेरिएबल क्या हो जाता है, रीड ओनली हो जाता है। रीड ओनली का मतलब आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हो, उसमें राइट नहीं कर सकते, यानी कि उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है सबको? सर। यस सर। यस सर। तो अभी हम ये हमारा 17 नंबर का जो लाइन है उसको क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं और बाद में फिर से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इस वेरिएबल का आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, रेडियस वाला प्रोग्राम यानी कि एरिया फाइंड करने का प्रोग्राम बनाना है तो आप क्या करोगे, फ्लोट आर ले लोगे रेडियस के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करोगे, सिंपल यूजर फ्रेंडली मैसेज प्रिंट करवाओगे कि एंटर वैल्यू ऑफ रेडियस, ठीक है। हमें रेडियस की वैल्यू चाहिए, तो रेडियस की वैल्यू को गेट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे। हमें फ्लोट टाइप का क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू रीड करनी है तो हम %f लिखेंगे। रीड करने के बाद उसको कहाँ स्टोर करना है, तो कि आर वेरिएबल की जो मेमोरी लोकेशन पर हमें उसको स्टोर करवाना है, ठीक है। तो अभी डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, क्या है उसका इक्वेशन, पाई आर स्क्वेयर। तो आप यहाँ पाई हमारा जो वेरिएबल है इंटू आर और इंटू आर ऐसे लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, जो भी इस इक्वेशन का आंसर आएगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि वैल्यू ऑफ एरिया इज इक्वल टू, समझ में आया सबको ये 3 लाइन कैसे लिखी हमने? सर। यस और नो? यस सर। ओके, तो ये लास्ट वाला लाइन था जो हमने कैसे लिखा, कल के लेक्चर में भी हमने उसको डिस्कस किया था। अगर आप कोई भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं लेना चाहते हो या फिर डायरेक्ट आपका एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसको डायरेक्ट आप क्या करना चाहते हो, उसका जो भी आंसर आया डायरेक्ट प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अदरवाइज उसके अलावा दूसरा क्या कर सकते हो, आप कोई एक वेरिएबल ले सकते हो एरिया नाम का, वो अभी हम बाद में देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं कि सही तरीके से काम करता है कि नहीं, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू क्या डालते हैं हम, 56.3 डालते हैं। तो उसके लिए हमारा एरिया का आंसर क्या आएगा, 9952.83। यहाँ पर डॉट के बाद 2 डिजिट आई क्योंकि हमने यहाँ पर .2f लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको इसे यहाँ पर डायरेक्टली एक्सप्रेशन प्रिंट नहीं करवाना है तो आप क्या कर सकते हो, दूसरा कोई ए नाम का यानी कि एरिया नाम का क्या कर सकते हो, वेरिएबल यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ए इक्वल टू पाई इंटू आर। अभी यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, एरिया की। तो इस तरीके से भी आप प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। अभी इस बार हम लेते हैं रेडियस 12, तो आपका आंसर आया 452.16। समझ में आया सबको, कांस्टेंट कीवर्ड क्यों यूज करेंगे हम, यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। यस सर। ओके,
तो ये प्रोग्राम को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी नेक्स्ट जो कीवर्ड हमें देखना है वो कौन सा है, वोलेटाइल। ठीक है, पहले हमने कांस्टेंट की बात की, अब कौन सा हमारे पास है, वोलेटाइल कीवर्ड है। ठीक है, तो जैसे नाम के ऊपर ही उसका जो वर्क है वो आप गेस कर सकते हो। कांस्टेंट का नाम क्या था कि कांस्टेंट कीवर्ड किसके लिए यूज करते थे हम, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो इसके लिए। और वोलेटाइल यानी कि वोलेटिलिटी, उसका मतलब क्या होगा, वो वैल्यू फ्रीक्वेंटली भी चेंज हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, मतलब आपका जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, तो हमारे पास जो सिंपल वेरिएबल होता है उसकी भी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास ये अगर हम ये वोलेटाइल वेरिएबल करें, कोई भी वेरिएबल को एज ए वोलेटाइल हम डिक्लेयर करेंगे तो उसकी वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या रह गया, सिंपल वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। वोलेटाइल की वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या रह गया, तो डिफरेंस ये है कि अगर आप वोलेटाइल कोई भी वेरिएबल को एज ए वोलेटाइल डिक्लेयर करते हो तो क्या होगा, वो आपका जो प्रोग्राम होगा आउटसाइड प्रोग्राम भी क्या होगा, वो चेंज होगा। यानी कि सपोज आप एरिया फाइंड करने का प्रोग्राम बना रहे हो, उसमें रेडियस की वैल्यू आपने कौन सी डाली है, सॉरी रेडियस वेरिएबल है, उसको आपने एज ए वोलेटाइल लिया हुआ है, तो वो रेडियस आर की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो दूसरे प्रोग्राम से भी चेंज हो सकती है। दूसरा कोई भी प्रोग्राम उससे लिंक किया हुआ है तो उससे भी आपका जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। मतलब आपने कोई भी वेरिएबल को वोलेटाइल डिक्लेयर किया हुआ है तो उस वेरिएबल की वैल्यू आउटसाइड प्रोग्राम से भी क्या होगी, चेंज हो सकती है। ठीक है, फिर वो कोई प्रोग्राम हो या फिर कोई प्रोसेस हो, किसी भी चीज से वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। और सिंपल वेरिएबल है आपका, वो आउटसाइड प्रोग्राम वो चेंज नहीं हो सकता। सिंपल वेरिएबल है आपका, वो एक प्रोग्राम आपका खत्म हो गया तो उसके अकॉर्डिंग ही वो चेंज होगा। मतलब जिस प्रोग्राम के लिए आपने वेरिएबल लिया है उसी प्रोग्राम के द्वारा वो मॉडिफाई हो सकता है। दूसरा कोई भी प्रोग्राम या प्रोसेस आपके सिंपल वेरिएबल को मॉडिफाई नहीं कर सकती। मॉडिफाई मतलब चेंज, उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो हम वोलेटाइल वेरिएबल का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन सिंपलिसिटी हम सिंपल, आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि वोलेटाइल अगर कोई भी वेरिएबल है तो उसमें और सिंपल वेरिएबल में डिफरेंस क्या रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ये वोलेटाइल वेरिएबल को कब आपको यूज़ करना होता है, जब दो प्रोग्राम हो, अलग अलग प्रोग्राम हो और एक प्रोग्राम की वैल्यू दूसरे प्रोग्राम के कोई भी वेरिएबल को अफेक्ट कर रही हो, उस टाइम पे आपको क्या करना होता है, वोलेटाइल वेरिएबल का यूज करना होता है। लेकिन अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सब जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो क्या है, इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट है, यानी कि कोई भी एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम पर डिपेंडेंट नहीं है। तो उसमें हमें वोलेटाइल वेरिएबल की यूज करने की जरूरत रहती नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अगर कोई पूछे कि वोलेटाइल वेरिएबल सी प्रोग्राम में क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वोलेटाइल वेरिएबल को किस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, तो इसका प्रोग्राम हम बनाएंगे
तो अभी क्या करेंगे हम इंडिविजुअल प्रोग्राम ही बना रहे हैं अभी, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे हम सिंपल वेरिएबल का यूज करते हैं वैसे ही क्या करेंगे, हम वोलेटाइल वेरिएबल का यूज करेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। चेंजेस क्या आएगा, सिर्फ डिक्लेरेशन में चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएगा, सपोज मैं इंटीजर ए इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ, 10 लिखता हूँ, तो ये मेरा क्या हुआ, सिंपल वेरिएबल का डिक्लेरेशन हुआ, राइट। तो उसको वोलेटाइल डिक्लेयर करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ आगे वोलेटाइल कीवर्ड लिख दूंगा। तो हमारा जो वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा। मतलब अब क्या होगा, ये जो वेरिएबल है हमारा, उसकी वैल्यू इस प्रोग्राम के अलावा, ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है इस प्रोग्राम के अलावा दूसरे कोई भी प्रोग्राम से भी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, या फिर दूसरी कोई प्रोसेस होगी उसके थ्रू भी क्या हो सकती है, हमारे ये वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, क्योंकि हमने उसको वोलेटाइल डिक्लेयर किया हुआ है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, a इक्वल टू 5 लिखूंगा तो ये वैलिड रहेगा, क्योंकि हमने वोलेटाइल उसको डिक्लेयर किया हुआ है। और वोलेटाइल का मतलब क्या है, जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को थ्रू बाहर का जो कोई प्रोग्राम होगा, यानी कि ये प्रोग्राम जो लिखा हुआ है उसके अलावा दूसरा कोई प्रोग्राम होगा या प्रोसेस होगा, उसके थ्रू उसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी प्रोग्राम में एक ही वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ, 5 कर रहा हूँ, तो ये होगा वैलिड कि नहीं होगा? यस और नो? नो सर। नो सर, नहीं होगा। ओके, एज ऑफ नाउ मैंने आप लोगों को जितना समझाया है उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। लेकिन वोलेटाइल वेरिएबल कोई भी आप डिक्लेयर करो तो उसमें एक एडिशन भी है कि उस वेरिएबल की वैल्यू आउटसाइड प्रोग्राम यानी कि दूसरे प्रोग्राम के थ्रू चेंज हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ में क्या होगा, इस प्रोग्राम के थ्रू भी उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। तो अभी से क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है वो क्या होगा, वैलिड होगा। समझ में आ रहा है सबको? आपका कोई भी वेरिएबल वोलेटाइल है तो प्रोग्राम के अलावा दूसरे प्रोग्राम से भी चेंज होगा, साथ ही साथ में जिस प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है उस प्रोग्राम के थ्रू भी क्या होगा, उसकी वैल्यू चेंज होगी। तो वोलेटाइल वेरिएबल की वैल्यू जिस प्रोग्राम में लिखा है उसी प्रोग्राम के थ्रू होगी, साथ में दूसरे प्रोग्राम के थ्रू भी उसकी वैल्यू चेंज होगी। समझ में आ रहा है सबको? यस यस सर। ओके, तो एक दूसरा डिफरेंस अभी है कि सिंपल वेरिएबल और वोलेटाइल वेरिएबल में जब कंपाइलर आप इसको कंपाइल यानी कि प्रोग्राम को रन कर रहा होता है, तो सिंपल वेरिएबल और वोलेटाइल वेरिएबल में क्या डिफरेंस रहता है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो जो आपका सिंपल वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को क्या कर लेता है, एक जगह कॉपी करके रखता है, ठीक है। और जब उसकी वैल्यू चेंज होती है तभी वो क्या करेगा, दूसरी बार उसको रीड करने जाएगा उस वेरिएबल की वैल्यू को। लेकिन वोलेटाइल वेरिएबल जब भी होता है तो कंपाइलर क्या करता है, उसकी कॉपी नहीं क्रिएट करता है। हर एक टाइम वो क्या करता है, जिस जगह पर यानी कि जिस मेमोरी लोकेशन पर वेरिएबल को स्टोर किया हुआ है वहां पर वो क्या करता है, रीड करने जाता है हर एक बार, क्योंकि पता नहीं रहता है कंपाइलर को कि कब दूसरा कोई प्रोग्राम है वो पर्टिकुलर जो वोलेटाइल वेरिएबल है उसकी वैल्यू को चेंज कर दे। तो उस हिसाब से कंपाइलर है वो वोलेटाइल वेरिएबल की वैल्यू को कॉपी करके नहीं रखता है, और क्या करता है, एवरी टाइम वो पर्टिकुलर वेरिएबल के मेमोरी लोकेशन पर जाकर उसको क्या करता है, रीड करता है। और जो हमारा सिंपल वेरिएबल होता है उसकी वो कॉपी क्रिएट करता है, कहाँ पे क्रिएट करता है, तो कि सीपीयू यानी कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसमें एक रजिस्टर करके आता है जो स्टोरेज डिवाइस है छोटा सा, तो उसके अंदर वो स्टोर करके रखता है। वो हम आगे देखेंगे कि रजिस्टर क्या होता है वगैरह, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये था वोलेटाइल वेरिएबल के लिए। वोलेटाइल कीवर्ड का यूज क्या होता है और उसको भी हम किसके साथ यूज करेंगे, वेरिएबल के साथ यूज करेंगे। तो अभी दूसरा कीवर्ड है आपके पास डिफाइन। ठीक है, कौन सा है, डिफाइन, एज डिफाइन। ठीक है, ये क्या है, एक आपका वन टाइप ऑफ प्री प्रोसेसर है। ठीक है, प्री प्रोसेसर वर्ड सबको याद आ रहा है। जब हमने देखा था कि सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है तभी हमने प्री प्रोसेसर के बारे में बात की थी। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, नोटपैड में हमारा प्रोग्राम लगते थे, उसके बाद का स्टेप क्या आता था, प्री प्रोसेसर का। ठीक है, प्री प्रोसेसर मतलब आपका जो भी प्रोग्राम है उसका जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट हो उससे पहले अगर आपका प्रोग्राम के अंदर कोई भी क्या है, सिंबॉलिक कांस्टेंट है। सिंबॉलिक कांस्टेंट यानी कि फॉर एग्जांपल हम पाई ले लेते हैं। ठीक है, तो पाई एक क्या है, वन टाइप ऑफ मैथमेटिकल सिंबल है, उसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है। अगर आपके प्रोग्राम में आप उस तरीके से कोई भी सिंबॉलिक कांस्टेंट का यूज करना चाहते हो तो उसको आप प्री प्रोसेसर के थ्रू क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ताकि कंपाइलर को पता चले कि थ्रू आउट द प्रोग्राम उसको क्या करना है, पर्टिकुलर जो वेरिएबल है यानी कि कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ये जो हेज साइन के साथ जो भी आएगा ना आपको सी प्रोग्राम के अंदर, वो सारे कौन से होते हैं, प्री प्रोसेसर। जो हम इंक्लूड लिखते हैं ना, ये भी एक क्या है, हेज इंक्लूड वन टाइप ऑफ प्री प्रोसेसर है। यानी कि प्री प्रोसेसर का काम क्या है, इसका नाम भी सजेस्ट कर रहा है, प्री मतलब पहले, प्रोसेसर, प्रोसेसर मतलब जब आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो उससे पहले की जो भी प्रोसेस है उसको वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर। तो इंक्लूड क्या काम करता है, आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो उससे पहले जो भी लाइब्रेरी दी हुई है उसको क्या करेगा, वो क्या करेगा, रेडी रखेगा पर्टिकुलर प्रोग्राम को प्रोग्राम के अंदर यूज करने के लिए। समझ में आ रहा है सबको, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो हेज सिंबल के साथ जो भी आएगा वो सारा क्या होगा, सी प्रोग्राम के अंदर प्री प्रोसेसर होगा। ठीक है, तो अभी इंक्लूड का प्री प्रोसेसर हमने यूज कर लिया। वो किसके लिए यूज करते हैं, किसी भी लाइब्रेरी को प्रोग्राम के अंदर यूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंक्लूड प्री प्रोसेसर का यूज करते हैं। अभी सिंबॉलिक कांस्टेंट कोई भी हमें डिफाइन करना है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा प्री प्रोसेसर है, डिफाइन नाम का। ठीक है, तो उसको कैसे यूज करना है, तो आपको सिंपल लिखना है हैश का साइन और बाद में लिखना है डिफाइन। फिर क्या करना है, आपको जो भी आप वेरिएबल रखो उसका नाम रखना है, जो भी कांस्टेंट है उसका नाम रखना है। फॉर एग्जांपल हम किसका यूज करते हैं, पाई। ठीक है, लेकिन जो हमने यहाँ पर स्मॉल केस में यूज किया हुआ है पाई, दोनों लेटर कौन से लेटर में लिखे हुए हैं, स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं, लेकिन ये गलत नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है कि जब कभी भी आप प्री प्रोसेसर के थ्रू कोई भी कांस्टेंट डिफाइन करो तो उसको कैपिटल लेटर में लिखने की ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ठीक है, अगर स्मॉल में लिखते हो तो भी आपका प्रोग्राम तो रन होगा ही, लेकिन कैपिटल लेटर में लिखने की ये क्या है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। अभी हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन लिखेंगे हमारा। मेन के अंदर क्या आएगा, दो पार्ट आएंगे, डिक्लेरेशन एंड। पहला कौन सा आएगा, डिक्लेरेशन आएगा, फिर दूसरा कौन सा आएगा, एग्जीक्यूटेबल। तो अभी मुझे कोई डिक्लेरेशन में कोई भी वेरिएबल का मुझे डिक्लेयर नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, जो मैंने ये पाई यहाँ पर कौन इज कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है उसकी वैल्यू को सिर्फ मुझे क्या करना है,
प्रिंट करना है। तो कैसे करूंगा मैं लिखूंगा सिंपल परसेंटेज एफ, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है कौन सा टाइप की है, फ्लोट टाइप की है, और यहाँ पर मैं लिखूंगा पाई। तो अभी मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ कि मैंने जो लिखा है, प्रोग्राम लिखा है, वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या आई, 3.14, जो कि हमने एज ए क्या की हुई है, सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन की हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये सिंबॉलिक कांस्टेंट। बहुत पाई लिया है मैंने, दूसरा कोई भी लेना चाहता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा वेरिएबल लिखना चाहता हूँ कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 500 होना चाहिए। इसमें आपको इक्वल टू नहीं लिखना है, ठीक है। इसमें ये स्टैंडर्ड रूल है कि पहले हैश डिफाइन के बाद स्पेस के बाद जो भी नाम आएगा वो क्या होगा, आपका सिंबल का नाम होगा, यानी कि वेरिएबल का नाम होगा। उसके बाद स्पेस छोड़ के जो भी आएगा वो उसकी वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो यस सर। आपको इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए लिखना है, ठीक है। डिफाइन के बाद स्पेस रखना है, फिर जो आएगा वो आपका वेरिएबल का नाम होगा, कांस्टेंट का नाम होगा, फिर स्पेस छोड़ के जो भी आए लिखोगे आप, वो उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ रहा है सबको? तो यस सर। अभी यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैक्स है जो, उसकी वैल्यू भी मैं यहाँ पर प्रिंट कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा मैक्स। अभी मैं देखता हूँ तो मुझे आउटपुट में क्या मिलता है, एरर मिल रहा है। कौन सा एरर मिल रहा है, क्या एरर है, कोई बता सकता है? कहाँ पर गलती की हुई हमने? सर प्रिंट है टी नेट लगे। यस, कभी कभी आप ऐसा होगा, ठीक है, जल्दी जल्दी टाइप करोगे आप तो आपको लगता होगा कि मैंने ये बटन तो दबाया था टी का, लेकिन कभी कभी क्या होता है, पूरी तरह से प्रेस नहीं होता है, तो वहां पर टाइप नहीं होता है, ठीक है। तो वो बात तो आपको ध्यान रखना है। तो आंसर क्या हुआ, 3.1440, उसके बाद 500। हमने यहाँ पर कोई भी फॉर्मेटिंग टैग का यूज नहीं किया हुआ है। सपोज यहाँ मैं पर /n लिख देता हूँ, तो जो दूसरा प्रिंट है, यानी कि जो मैक्स की वैल्यू है वो कहाँ से प्रिंट होगी, न्यू लाइन से प्रिंट होगी। तो हम दोनों वैल्यू को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका डिफाइन प्री प्रोसेसर है वो किसके लिए यूज होता है, कोई भी कांस्टेंट को आपको डिक्लेयर करने के लिए। और कांस्टेंट कीवर्ड भी आप किसके लिए यूज करते हो, कोई भी वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। दोनों का काम सेम है, लेकिन जो मेथड है वो क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर जो आपने डिफाइन के थ्रू लिखा हुआ है वो सिर्फ पर्टिकुलर एक फंक्शन के लिए नहीं रहेगा। सपोज यहाँ पर आपने दूसरा फंक्शन कोई लिखा हुआ है, फंक्शन 1, ये फंक्शन क्या है वो हम बाद में देखेंगे। अभी ये ऐसा समझ लो कि जैसे हम मेन के अंदर कोड लिख रहे हैं, वैसे ही दूसरा कोई भी फंक्शन है उसके अंदर भी क्या लिख सकते हैं, हम कोडिंग के जो स्टेटमेंट होते हैं वो लिख सकते हैं। उसमें भी हम फंक्शन के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर सकते हैं, जैसे हमने मेन के अंदर किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप मेन के अंदर कांस्टेंट करके कोई भी वेरिएबल है उसको क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो, तो वो सिर्फ पर्टिकुलर जिस फंक्शन के अंदर आपने लिखा है उसी के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। सपोज यहाँ पर हमने मेन फंक्शन के अंदर लिखा है, तो मेन फंक्शन के जो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है उसके अंदर ही ये वैलिड रहेगा। लेकिन आपने प्री प्रोसेसर का यूज करके लिखा हुआ है, तो आप ये फंक्शन 1 जो लिखा हुआ है उसके कोड में भी आप उसका यूज कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। ओके। तो जो कोई पर्टिकुलर कोई फंक्शन के अंदर आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, तो उन वेरिएबल को कौन सा वेरिएबल बोलते हैं, लोकल वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन आप फंक्शन के बाहर
कोई भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हो, फॉर एग्जांपल इंटीजर a इज इक्वल टू 10, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ग्लोबल वेरिएबल। तो लोकल और ग्लोबल में क्या डिफरेंस है? लोकल वेरिएबल मतलब जिस फंक्शन के अंदर पर्टिकुलर वेरिएबल को आपने डिक्लेयर किया हुआ है वो सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है जब आपका वेरिएबल लोकल हो तभी। अगर आपका वेरिएबल है वो ग्लोबल है यानी कि फंक्शन से बाहर है तो वो ये मेन वाला फंक्शन में भी यूज हो सकता है और ये दूसरा जो फंक्शन 1 करके लिखा है उसके अंदर भी आप ए वेरिएबल का यूज कर सकते हो। तो उसको क्या बोलेंगे हम? ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो नो सर। सर नो सर। ओके, तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला हम हटा देते हैं यहाँ से, फंक्शन को भी हटा देंगे क्योंकि अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये सभी हम हटा देते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट है हमारे पास कीवर्ड है, कौन सा है? टाइप डेफ। ठीक है, टाइप डेफ का यूज किया होगा टू क्रिएट एन एलियास। ठीक है, कोई भी सी प्रोग्राम का कोई भी कीवर्ड है उसके लिए आपको एलियास क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? टाइप डेफ का यूज करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर हमारे पास डेटा टाइप कौन सा है? इंटीजर है, और आपको पसंद नहीं आता है हर बार इंटीजर लिखना, आपको ये पसंद नहीं है, उसकी जगह आपको क्या लिखना है? डिजिट लिखना है। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं हम? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टाइप डेफ का यूज करेंगे, और उसके यूज टाइप डेफ का यूज करके हम क्या करेंगे? एलियास क्रिएट करेंगे इंटीजर के लिए, और उस एलियास का नाम क्या रखेंगे हम? डिजिट रखेंगे, ताकि बाद में हम जब डिजिट का यूज करें तो डायरेक्टली किसको रिफर करेगा? इंटीजर को रिफर करेगा। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं? सिंपल पहले जैसे हम बनाते थे प्रोग्राम वैसे ही बनाते हैं, इंटीजर ए इज इक्वल टू 10 लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम? उसकी वैल्यू को क्या कर देते हैं? प्रिंट कर देते हैं। तो %d लिखा हमने और ए की वैल्यू को क्या किया हमने? प्रिंट। तो आउटपुट में हमें सिंपल क्या मिलेगा? 10 प्रिंट हुआ मिलेगा। ठीक है, अभी हमने कोई भी एलियास का यूज नहीं किया हुआ, हमने सिंपल जैसे प्रोग्राम बनाते थे वैसे प्रोग्राम बनाया है। एक वेरिएबल ए लिया है, इसका डेटा टाइप हमने कौन सा रखा है? इंटीजर टाइप का, और उसकी वैल्यू हमने क्या दी हुई है? 10। और बाद में हमने उसको क्या किया हुआ है? सिंपल प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको क्या करना है? इंटीजर जो डेटा टाइप है उसके लिए एलियास क्रिएट करना है, तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए? टाइप डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे। कीवर्ड को लिखने के बाद आपको क्या लिखना है? डेटा टाइप लिखना है, और उसके बाद पर्टिकुलर डेटा टाइप के लिए जो भी आप एलियास क्रिएट करना चाहते हो उसको लिखना है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं? इंटीजर की जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? डिजिट लग सकते हैं, और प्रोग्राम को रन करेंगे तो प्रोग्राम में क्या आया? एरर आया। जनरेट होगा। यस, सर में टाइप का स्पेलिंग मिस्टेक स्पेलिंग, है। हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ई रह गया। ठीक है, तो उसी के लिए क्या हुआ? वो एरर जनरेट हुआ है। अभी फिर से एग्जीक्यूट करते हैं हम, तो हमें आंसर क्या मिल रहा है? 10 मिल रहा है। ठीक है, तो यह जैसे ये लिखा हमने वैसे ही क्या लिख सकते हैं? डिजिट बी वेरिएबल लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू 5 रख सकते हैं हम। फिर क्या कर सकते हैं? डिजिट कोई एक्स वेरिएबल लेते हैं, उसमें कोई वैल्यू नहीं डालते हैं हम, तो एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं? अभी ए प्लस बी लिखते हैं, और अभी हम किसकी वैल्यू प्रिंट करवाते हैं? एक्स की। तो फिर से हम प्रोग्राम को रन करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 10 + 5, तो 15 आंसर आना चाहिए, जो कि हमें मिल रहा है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर।
यहाँ इंटीजर की जगह आपको दूसरा सपोज फ्लोट डेटा टाइप के लिए कोई एलियास क्रिएट करना है तो इंटीजर की जगह यहाँ पर क्या लिखना है आपको, फ्लोट लिखना है। और नाम एलियास का आप जो भी रखना चाहो आप अपने तरीके से रख सकते हो। बाद में उस नाम से जो एलियास में आपको रखा है उसके यूज से आप क्या कर सकते हो, कोई भी वेरिएबल को पर्टिकुलर डेटा टाइप को रिफर कर सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? Yes, or no? sir. ओके तो अभी हम देखते हैं कि टोटल सी प्रोग्राम है उसके अंदर कितने डेटा टाइप्स है। ठीक है, हम जब भी लेक्चर लेते हैं तो हर बार हम डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि टोटल कितने डेटा टाइप्स है, कितने टाइप के अवेलेबल है सी प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सा एक क्या है, यहाँ पर हमारे पास पीपीटी है, तो उसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखो प्री प्रोसेसर है हमारे पास। ठीक है, एडिटर के बाद कौन सा आ रहा है, डायरेक्टली प्री प्रोसेसर आ रहा है। Preprocessor. ठीक है, आप प्रोग्राम को एडिट करते हो उसके बाद क्या आ रहा है, प्री प्रोसेसर, यानी कि जो हमारा इंक्लूड वगैरह है या फिर हमने डिफाइन लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है वो क्या होगा, रेडी होगा सेकंड स्टेप में। ये रहा, ये हमारा सी लैंग्वेज का डेटा टाइप है। तो उसमें मेजर 3 पार्ट आते हैं। फर्स्ट है प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब प्राइमरी डेटा टाइप। ठीक है, प्रिमिटिव मतलब प्राइमरी। Primary. ठीक है, तो प्राइमरी के अंदर कितने आते हैं, जो बेसिक है, प्राइमरी मतलब जो बेसिक डेटा टाइप है वो एक तो कैरेक्टर आता है, दूसरा इंटीजर आता है, तीसरा फ्लोट आता है, फिर डबल आता है, फिर वॉइड आता है। Void. ये डबल जो है वो भी क्या है, एक टाइप का फ्लोट डेटा टाइप ही है। तो कहीं कहीं जगह आपको सिर्फ कितने दिए हुए होते हैं, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट और वॉइड, ये 4 जो है वो मेजर है। बाकी उसके क्या है, सब कैटेगरी से या फिर उसको एक्सटेंड किया हुआ है किसी ना किसी डेटा टाइप को। ठीक है, लेकिन जो मेजर है वो कौन से है, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट एंड वॉइड। ये जो वॉइड है वो क्या है, उसका नल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नल, यानी कि कुछ नहीं। ठीक है, जो मेन फंक्शन है हमें उसके साथ हम प्रोग्राम में क्या लिखते हैं, वॉइड लिखते हैं। ठीक है, वो बाद में हम समझेंगे कि वॉइड क्यों लिखते हैं। ठीक है, अभी आप इतना ध्यान रखो कि वॉइड मतलब कुछ नहीं, नल। ठीक है, कैरेक्टर मतलब जो भी अल्फाबेटिकल लेटर आते हैं वो सारे, इंटीजर मतलब सारे डिजिट वाला नंबर विदाउट डेसिमल प्लेसेस, फ्लोट मतलब सारे रियल नंबर्स और इंटीजर नंबर्स। ठीक है, डबल में भी क्या होगा, इंटीजर नंबर आएगा, फ्लो रियल नंबर आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्राइमरी डेटा टाइप। ये दोनों है वो कौन से टाइप के है, सेकेंडरी डेटा टाइप के। ठीक है, कौन से टाइप के है, सेकेंडरी। सेकेंडरी में फिर से 2 सब कैटेगरी है, एक तो डिराइव डेटा टाइप है, दूसरा यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड का मतलब क्या होगा, ये नेम भी आपको सजेस्ट कर रहा है कि यूजर यानी कि प्रोग्रामर, डिफाइन मतलब बनाया हुआ, प्रोग्रामर ने बनाया हुआ डेटा टाइप। आप आगे हम अगले सेमेस्टर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यूजर डेटा डिफाइंड डेटा टाइप का भी यूज करेंगे, जिसमें क्या हम सीखेंगे, स्ट्रक्चर को सीखेंगे, यूनियन को सीखेंगे और इनम को सीखेंगे। तो ये तीनों है वो कौन से है टाइप के है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, यो इसमें क्या कर सकता है, यूजर अपनी तरह से क्या कर सकता है, अलग अलग स्ट्रक्चर और यूनियन और इनम को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डिराइव डेटा टाइप। डिराइव डेटा टाइप मतलब, डिराइव का मीनिंग क्या होगा, ऑलरेडी जो कोई अवेलेबल है उसके बेसिस पर आपने क्या हुआ है, कुछ एडिशन करके उसको बनाया हुआ है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिराइव डेटा टाइप बोलेंगे। ये किसका माइक ऑन है, ऑफ करो ना प्लीज।
तो डिराइव डेटा टाइप में कौन सा आएगा, एक तो एरे आएगा, पॉइंटर आएगा और फंक्शन आएगा। जो हमने बात की थी अभी फंक्शन की, वो कौन से आएगा, डिराइव के अंदर आएगा। इस सेमेस्टर में आपको ये जो एरे है वहां तक का सिलेबस आपके करिकुलम में है, ठीक है। उसके बाद का जो पॉइंटर और फंक्शन है वो हम क्या करेंगे, अगले सेमेस्टर में, नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे। और अगर हमारा सिलेबस सही टाइम पे खत्म हो गया और हमारे पास टाइम रहा तो हम इसके बारे में भी इसी सेमेस्टर में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। समझ में आ रहा है सबको डेटा टाइप कितने हैं और कौन कौन से हैं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। डेटा टाइप के बेसिकली कितने टाइप से, दो टाइप से, एक तो प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर कौन सा आता है, जो हमारे बेसिक है, प्राइमरी को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट एंड वॉइड, ये चार मेजर रहेंगे। फिर सेकेंडरी के अंदर फिर से दो सबसेक्शन है, एक है डिराइव डेटा टाइप ने दूसरा यूजर डिफाइन। यूजर डिफाइन मतलब यूजर उसको खुद से क्रिएट कर सकता है। तो यूजर डिफाइन में क्या आएगा, स्ट्रक्चर आएगा, यूनियन आएगा और इनम आएगा। फिर डिराइव डेटा टाइप मतलब किसी और डेटा टाइप से क्या किया गया है उसको डिराइव किया गया है, ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, डिराइव डेटा टाइप में क्या होगा, एरे आएगा, पॉइंटर आएगा और फंक्शन आएगा। तो ये तीन आएगा डिराइव डेटा टाइप के अंदर। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes. अभी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर में तो पूछो। आज छोटी छोटी चीजें हमने सीखी है, ठीक है, इसलिए क्वांटिटी में ज्यादा होगी, लेकिन तब जो सारी चीजें थी वो कौन सी थी, छोटी छोटी थी। पहले तो था आपका कांस्टेंट कीवर्ड था, फिर वोलेटाइल कीवर्ड आएगा, फिर वेरिएबल को वोलेटाइल कैसे कर सकते हो आप डिक्लेयर। फिर था हमारे पास प्री प्रोसेसर जो हैश डिफाइन करके था, तो उसका क्या यूज रहेगा। फिर टाइप डेफ कीवर्ड था, तो उसका क्या यूज किया हमने। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? सर आना में समझो ना फंक्शन। Yes, sir. फंक्शन है ना, वो अभी हम बाद में सीखेंगे, क्योंकि उसमें अभी टाइम है और इस टाइम पे आप उसको सही तरीके से समझ भी नहीं पाओगे, ठीक है। ओके तो सर। इसीलिए मैंने यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन नहीं किया हुआ है। अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि डेटा टाइप कौन कौन से है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो आपको कोई पूछे कि सी प्रोग्राम में कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा टाइप में दो कैटेगरी आती है, पहली प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो कि कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट एंड वॉइड, ये चार क्या है, मेजर है, ये आपका प्राइमरी के अंदर होते हैं। फिर सेकेंडरी के अंदर तो कि फर्दर दो पार्टीशन होते हैं सेकेंडरी में। एक तो होता है आपका डिराइव, जो किसी और डेटा टाइप से डिराइव किया गया है एक्सटेंड करके, तो उसको क्या बोलेंगे, डिराइव डेटा टाइप। तो उसके अंदर क्या आएगा, एरे आएगा, पॉइंटर आएगा और फंक्शन आएगा। फिर कि सेकेंडरी में दूसरा कैटेगरी कौन सा है, तो कि यूजर डिफाइन, यानी कि जो प्रोग्रामर है वो खुद से अपना एक टाइप का डेटा टाइप बना सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइन। तो उसके अंदर कौन कौन सा आता है, तो कि स्ट्रक्चर, यूनियन एंड इनम। तो ये सिर्फ नाम पता होना चाहिए अभी आपको, हर एक का वर्किंग कैसे है वो हम आगे बाद में सीखेंगे। समझ में आया सबको? यस सर। Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. एग्जाम क्या रहे उससे सीपीयू? तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। कोई भी अभी लीव मत होना।